नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 24 न्यूज। आपके साथ मैं चंदन दास। आज के मुद्दे पे बात करने से पहले आज हमको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, आगामी 5 राज्य की विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टी अपने आप को साबित करने के लिए कमर कस चुके हैं, तो वहीं पंजाब को लेकर सबसे पहले आम आदमी पार्टी आगे निकल चुके हैं। आपको बता दें, पंजाब में अगले साल मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 10 मौजूदा विधायक भी शामिल है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां जम्मू कश्मीर में ही 16 घंटा सर्च ऑपरेशन के बाद ही वहां की आतंकियों को सबक सिखाते 2 आतंकवादी मारे गए। जी आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 16 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद ही 2 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 2 हिजबुल उद्दीन की 2 कमांडो भी शामिल है। वहीं सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर भी विवाद चल रहा है। उसको लेकर मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन लगाया गया, जो हाँ आपको बता दें, इस किताब को लेकर कल शिकायत भी दर्ज की गई है। और बात करते हैं हमारी मुद्दा की। जी हाँ, आज की मुद्दा जो है, चुनाव प्रचार को लेकर एक राजनीतिक पार्टी कितना खर्चा करती है, जिस खर्चा शायद आपको सोच से परे है, क्योंकि यहाँ चुनावी मुद्दा कुछ अलग होता है। चुनाव से पहले पार्टियां अपने चुनाव प्रचार प्रसार में इतने करोड़ों का रुपया खर्चा कर देती है, जो शायद हमारे सपने या सोच से परे होती है, क्योंकि यहाँ चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चलती है और कुछ अलग तरह से भी मुद्दा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ अलग तरह से है। यहाँ भाजपा, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ चुनाव प्रचार में बहुत सारे पैसा खर्चा कर देते हैं। इससे सबसे पहले बात करें तो पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो खर्चा हुआ है वो है भाजपा की तरफ से। भाजपा एक ऐसी पार्टी बनी है जहां सबसे ज्यादा खर्चीला पार्टी भी साबित हुई है और सबसे महंगा भी है। इसके बाद ही आता है तृणमूल कांग्रेस, जहां तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए हैं, क्योंकि यहाँ चुनावी सत्ता को लेकर जिस तरह से बंगाल और केरल से लेकर पुडुचेरी तक हर जगह में चुनावी प्रचार प्रसार शामिल किया गया था। जी हाँ, इस वक्त की जो घटना है वो शायद आप सोच से परे हो सकता है। हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं जहां जरूरत है। पंजाब हमारे लिए बहुत अहम नहीं है, लेकिन बंगाल जो है, बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की कड़ी टक्कर थी। उस टक्कर के बीच जो है भाजपा से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस आगे हो गई। आपको पता है, तृणमूल कांग्रेस इतना खर्चा किए जो शायद उसकी चुनावी प्रचार प्रसार में बंगाल की राजनीति में पहले इतना खर्चा है, जहां भाजपा को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने इतने पैसा खर्च कर दिए थे। आखिर क्यों? इसके लिस्ट आपको जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन सबसे कम खर्च करने वाला पार्टी है केरल की LDF, जो कम्युनिस्ट की सरकार है, जहां आपको बता, जहां वहां की पिनराई विजयन की सरकार है, उन्होंने सबसे ज्यादा कम पैसा खर्चा किए हैं। इसके बाद आते हैं जो कम खर्चा करने वाला AIDMK, इसके बाद DMK आते हैं। जी आपको बता दें, इस वक्त की जो खबर है, मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। मुद्दे पर विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। भाजपा सबसे खर्चीली पार्टी है। बीजेपी ने 5 राज्य विधानसभा चुनाव में 252 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। बंगाल में टीएमसी सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस साल मार्च में असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनावों में कम से कम 252 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। इस राशि में अकेले करीब 151 करोड़ रुपया खर्च किए सिर्फ पश्चिम बंगाल में। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी सौंपे गए खर्च के ब्यौरे के मुताबिक उनसे पश्चिम बंगाल में भाजपा से कुछ ज्यादा ही पैसा तृणमूल कांग्रेस ने खर्चा किए, जहां 154.28 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। पुडुचेरी में मात्र 4.79 करोड़ रुपया खर्च किए। चुनाव आयोग को सौंपे गए खर्च का ब्यौरा के हिसाब से ये बताया जा रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी ने इन 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में 252 करोड़ 2,71,753 रुपये खर्च किए हैं। इनमें से असम में उसने 43.81 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। पुडुचेरी में 4.79 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। तमिलनाडु में पार्टी ने 22.97 करोड़ रुपया खर्च किए हैं और केरल ने उनकी पार्टी 29.24 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। बंगाल में पहली बार बनी मुख्य विपक्षी पार्टी बंगाल में इतना खर्च करने के बाद भी ममता बनर्जी पार्टी को सत्ता से आने से नहीं रोक सकी।
यहाँ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि वो बंगाल में वो पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनने में कामयाब रही। यहाँ इसके पीछे की राज है कि यहाँ वामपंथियों बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ वाम दलों की कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते ही वहाँ विपक्षी दावेदार सबसे मजबूत बनी बीजेपी। असम की दोबारा मिली सत्ता, पुडुचेरी में बनाई गई सरकार। असम में भाजपा ने जहां दोबारा सत्ता पर काबिज हुई तो वहीं पुडुचेरी में पार्टी पहली बार गठबंधन के साथ सरकार बनाई है। वहीं बात किया जाए इस कामयाबी के पीछे पंजाब के साथ साथ असम में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यहाँ कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। तमिलनाडु में भाजपा को सिर्फ 2.6 वोट मिले हैं। दक्षिण के इस राज्य में द्राविड़ मुन्नेत्र यानी कि डीएमके अपने चिर प्रतिद्वंदी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कज़गम को सत्ता छीनने से सफल रही है। यहाँ भाजपा और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़े थे। केरल में एक बार फिर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ अपनी सत्ता बचाने में सफल रहा। यहाँ भाजपा को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस भी सत्ता से वापसी का करना सपना पूरा नहीं कर पाई। और इस वक्त की जो बड़ी खबर जो काल को मुद्दा चर्चा हुआ था वो कंगना रनौत पर है। जी आपको बता दें कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन एफआईआर में सबसे पहले उनको देशद्रोही बताया गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत का कोई बयान देना और कई असामान्य बात नहीं है, कुछ ऐसा ही फिर हुआ है। हाल ही में कंगना रनौत ने भारत की आज़ादी के लिए भीख मांगने वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब कंगना के इस बयान को देशद्रोही करार दिया गया है और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जहां उन्होंने एक राष्ट्रीय मीडिया के मंच पर इस बयान दिया था। कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत भी किया गया है जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी की सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रीति ने आरोप लगाया कि कंगना इस तरह देश की आज़ादी के भीख मांगने वाले या बयान देते हुए देशद्रोही धारा आ गई है और उनके खिलाफ जल्द ही प्राथमिक दर्ज कराई जानी चाहिए। प्रीति भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जो दंड विधि धारा है उसमें 504, 505, 124A के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं बता दें इसको लेकर वरुण गांधी ने भी चेतावनी दी थी। वरुण गांधी ने इससे पहले भाजपा सांसद वरुण गांधी कंगना की टिप्पणी को लेकर निंदा करते हुए कहा था ये एक तरह की देशद्रोह है और इस तरह बयान देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ भी ये सबसे बड़े अपमान है। ऐसा करने में विफलता उन सभी लोगों को साथ ही विश्वासघात होगा जिन्होंने खून बहाया है ताकि हम आज एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रूप से खड़े हो सके। लोग हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अपार बलिदानों को, लाखों लोगों की जान गंवाने और कई परिवारों की नुकसान को भी नहीं भूलेंगे। उस तरह से अहंकार को माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां सोशल मीडिया पे हमेशा टिप्पणी करने वाले, विरोध जताने वाले आज खुद ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। बता दें कि कंगना पर आरोप लगाते ही वहीं कांग्रेस और शिवसेना ने भी उनके खिलाफ मोर्चा बोल दिया है। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है। कई लोगों ने तो कंगना को पद्मश्री वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें इस बात को लेकर सबसे बड़ी बात है कि इस बात को लेकर नवाब मलिक ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे छीन लिया जाए। अब गोवा की बात करें, गोवा में ममता से आगे केजरीवाल, खास रणनीति से बीजेपी के गढ़ सेंधमारी कर रहे हैं केजरीवाल। जानिए ममता क्यों खाली हाथ हो गई है। गोवा की पॉपुलेशन के करीब 16 लाख है। एरिया के लिहाज से भारत का ये छोटा है तो क्या हुआ, पॉपुलेशन के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य है। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी का इस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी ताकत लगा रही है। खासतौर पर दोनों पार्टियों के बीच अब तनातनी सत्ता को लेकर होगा। केजरीवाल तो लगातार गोवा की विजिट पर हैं, जबकि ममता ने भी कुछ ही दिनों में गोवा में बिताए हैं, साथ ही कुछ दिन भी अभी बिता कर आ चुके हैं, लेकिन जो वो चाहती थी वो नहीं हो पाया। आखिरकार इसके पीछे की राज किया है, जो ममता चाह रही तो नहीं हो पाई, तो बाद में बताएंगे। ममता से सरदेसाई ने भी मुलाकात की, लेकिन उसने अभी कोई गठबंधन का बात ही नहीं किया, ना ही विलय की बात की है। ममता के विजिट दौरान
टीएमसी की कोशिश गोवा की फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई पर थी, लेकिन ये बाद में गठबंधन की बात हुई, लेकिन ना ही वो टीएमसी में शामिल हुए, ना तो ही वो गठबंधन का हिस्सा बने। ममता बनर्जी की सिर्फ मुलाकात पर ही रह गई। अब खबर है कि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन मामला सीटों की संख्या को लेकर वहां थोड़ा पेचीदा फंसा हुआ है। सरदेसाई ने 6 सीटों की मांग कर रहे हैं तो कांग्रेस 3 पर राजी हो रही है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का कहना है कि गठबंधन लगभग तय हो चुका है, सहमति बन चुकी है, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं की जाएगी क्योंकि वहां एक रणनीति के तौर पर बीजेपी को हराने की कोशिश में है। बीजेपी को नेताओं को तोड़ रहे हैं केजरीवाल। सबसे बड़ी बात यहाँ खेल खेल रहे हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी के। ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस और टीएमसी दोनों को ही पीछे कर दिया है। गोवा के सीनियर जर्नलिस्ट किशोर नायक गवाकर के मुताबिक आप पिछले 3 सालों से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और टीएमसी अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस वार्ता में ही व्यस्त हैं। इनका संगठन का कोई भी अभी तक मजबूत खड़ा नहीं हो पाया है। केजरीवाल की दूसरी रणनीति बीजेपी से नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का है। वो इसमें कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। गणपत गवाकर समेत तमाम बीजेपी नेता अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही दामन भी थाम चुके हैं और अगले 15 दिनों में और भी कोई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात है कि कांग्रेस यहां कोई भी निर्णय लेने से चूक रही है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट्स की भी तय नहीं कर पाई है कि इसका उम्मीदवार कैसे किया जाए, इसलिए ग्राउंड पर किसी ने काम भी शुरू नहीं किया है। वहीं टीएमसी को लेकर लीडर्स तलाशना अभी जरूरी है, लेकिन उसमें वो भी अभी तक कामयाब नहीं दिख रही हैं। पार्टी में कुछ इक्का दुक्का बड़े नेता जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन इनमें से अभी ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके सहारे वो चुनाव लड़ सके। केजरीवाल ने गोवा के माइनिंग पीपुल्स फ्रंट यानी कि CMPF से प्रेसिडेंट पुप्ती गवाकर को पार्टी में शामिल कर लिया और उन्हें गोवा की CM प्रमोद सावंत के खिलाफ लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल गोवा में ममता और कांग्रेस दोनों से ही आगे दिख रहे हैं। CM फेस अनाउंस किए बिना ही जीतना गोवा में सबसे बड़ी मुश्किल हो सकता है। गावरकर कहते हैं कि बीजेपी के पास प्रमोद सावंत है, उनकी टक्कर में अभी कांग्रेस, टीएमसी और आप के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि टीएमसी चुनाव के पहले CM फेस अनाउंसमेंट करेगी। आम आदमी पार्टी का कल्चर भी यही है कि वो चुनाव को पहले ही यानी कि चुनाव से पहले CM फेस अनाउंसमेंट करती है। इस घोषणा के साथ ही और कुछ हो सकता है। कल्चर कांग्रेस की नहीं है, लेकिन अब जनता चुनाव से पहले अपने नेताओं की नाम जानना चाहती है। ऐसे नाम के बिना लड़ना कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा घातक हो सकता है, जो बिना चेहरे के चुनाव लड़े। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा दिगंबर कामत ही है, लेकिन वे सावंत के बराबर लोकप्रिय नहीं माने जाते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गोवा में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती आप से मिलने वाली है। ममता बनर्जी की विजिट के दौरान टीएमसी को थोड़ी हाइप जरूर मिली थी, लेकिन उनके जाते ही सब कुछ खत्म हो गया। उनके साथ अभी लोकल की कोई पार्टी भी नहीं है। वहीं कांग्रेस में निर्णय ना होना ही उसके खिलाफ एक घातक साबित हो सकता है। इस वक्त की कांग्रेस के लिए हम बात करें तो चुनाव की सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर सत्ता से बेफिक्र हो जाए और यहाँ भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन के साथ आवाज उतरे तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ टक्कर दे सकते हैं ये तमाम पार्टियां। लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी की जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल जाता है, और इसलिए बदल जाता है कि यहाँ की एक रणनीति अलग तरह से होता है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े तमाम नेता यहाँ एक अलग तरह से राजनीति करने में सफल दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर एक के बाद एक भाजपा से नाराज नेताओं को कहीं ना कहीं अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ी सी तो हिचकिचाहट हो रही है। अब बात तो यहाँ चुनावी माहौल है, चुनाव को किस तरह से हम आगे करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको और भी रणनीति करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें
जिस हिसाब से चुनाव को लेकर 5 राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर गोवा, पंजाब, मणिपुर, तमाम राज्यों को लेकर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम राज्यों में जिस तरह से चुनावी लहर जारी है, इस लहर के बीच कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। पंजाब में, चाहे पंजाब में तीनों पार्टियां, जो 3 लोग हैं, इसमें लड़ाई हो सकता है। तीनों पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, वहां पंजाब में त्रिस्तरीय लड़ाई देखने को मिल सकता है। वहीं गोवा में अब कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी अगर गठबंधन करती है तो वहां भी लड़ाई जमकर दिखा जा सकता है। बात करते हैं पंजाब के बाद उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी थोड़ी सी तो मजबूत बनाई है, लेकिन वहां उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा अपने विकास का नारा लगा रहे, जिस तरह से जिला के जिला दौरा कर रहे मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ, हो सकता है वहां भी रणनीति कुछ अलग हो सकता है। खास तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ अपना दूसरा कार्यकाल यहाँ भी पूरा करेंगे या फिर सत्ता पर वापसी आ पाएंगे, ये तो चुनाव के समीकरण के बाद ही पता पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं दुनिया को सबसे खौफनाक करने वाले कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस अभी दुनिया में इस तरह से फैल चुका है जो पूरी तरह से पेरिस पूरी दुनिया से कोरोना के कारण अपने आप को खो दिया, यानी कि कोरोना के कारण कई सारे लोगों को खो दिए। कई देशों ने कोरोना के रफ्तार पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीनेशन भी तेजी से चला रहे हैं, लेकिन महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। हाल ही में फ्रांस से कोरोना वायरस की 5वीं लहर की खबरें आ रही है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा है कि देश में कोरोना महामारी की 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि हमारा देश अभी सुरक्षित है, जहां हम अभी तीसरी लहर भी नहीं कर पाए। फ्रांस के मंत्री ने कहा कि इससे पहले हमारे पड़ोसी देश भी 5वीं लहर में पड़ चुकी है, जो अभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। पहले से कई गुना ज्यादा खतरा है ये 5वीं लहर। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने फ्रांस के स्थानीय मीडिया से कहा है कि हमें देश में कोरोना महामारी की 5वीं लहर शुरुआत जैसी स्थिति दिख रही है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा है कि 5वीं लहर पहले ही कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ओलिवियर वेरन ने कहा है कि 5वीं लहर से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। हमारे पड़ोसी देश में भी यही लहर पहले ही आ चुकी है। पड़ोसी देश के डाटा को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये पिछली लहर की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है। अक्टूबर से कोरोना के मामले धीरे धीरे फ्रांस में भी बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले अक्टूबर के बीच लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ओलिवियर के मुताबिक ज्यादा वैक्सीनेशन, मास्क और स्वच्छता उपायों के साथ ही देश 5वीं लहर का सामना करने के लिए मजबूती के साथ कर रहा है। ओलिवियर उम्मीद जताई है कि ऐसा कि संभव है कि हम इस महामारी को पूरी तरह से हरा दें। फ्रांस में अब तक की कोरोना संक्रमण में कम से कम 73.46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से फ्रांस में 1.19 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, कोरोना जिस तरह से 5वीं लहर से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये सावधानी बरतना जरूरी है। अभी हमारा देश तीसरी लहर में ही आने की इंतजार कर रही है। हो सकता है तीसरी लहर के बाद हमारे देश में डायरेक्ट कहीं 5वीं लहर ना आ जाए। देखिए किस तरह से हमारे देश शायद विदेश से लेकर तमाम जगह में कोरोना की खौफनाक है। इसलिए हम अपील करते हैं कि आज भी आप दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी, मुफ्त है जरूर जो विज्ञापन उसका पालन करिए, वैक्सीनेशन लगवाइए। और बात करते हैं कुछ विज्ञान के बारे में। हमारे विज्ञान एक ऐसे चीज है जहां हर तरफ से ही कुछ ना कुछ रहस्यमय को खोज निकालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने जाने वाले पहचाने वाले हर जगह में नाम जो है डायनासोर को लेकर। डायनासोर एक ऐसे जीव है जिसको लेकर हर किसी के पास रहस्यमय होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सबसे आश्चर्यचकित और सबसे एक नई प्रजाति की खोज करने वाली डायनासोर के बारे में। जी हाँ, आपको शायद आश्चर्यचकित होना होगा है कि किस तरह से डायनासोर एक नई प्रजाति हमारे सामने आते दिख रहे हैं। लंबी नाक वाली डायनासोर की नई प्रजाति की खोज विज्ञान ने की है। करीब 4 दशक पहले डायनासोर की हड्डियां मिली थी। अब 4 दशक के बाद इसका नतीजा आने लगा। ये इतनी लंबे समय के संग्रहालय में था। अब तक शोध से पता चला है कि डायनासोर की एक नई प्रजाति
की हड्डियां हैं। ये पहले से पाए गए हैं। डायनासोर की जिम्बाशम से कहीं मेल नहीं खाती है। इसकी नाक पहले से ही कई प्रजातियों की तुलना काफी लंबी बताई जा रही है। नई प्रजाति यूनाइटेड किंगडम के दक्षिणी तट पर आइल ऑफ राइट द्वीप पर पाई गई है। वहां प्रजातियों की पहचान पीएचडी छात्र जेरिम लकवुड ने की थी। वो यूनाइटेड किंगडम की पोर्ट साउथ में विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन ने गुरुवार को इस मामले की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डायनासोर की हड्डियां की खोज 1986 में हुई थी। वे लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की और आइल ऑफ राइट द्वीप पर डायनासोर की संग्रहालय में रखे गए थे। जरीम 4 साल से ही इन हड्डियों पर शोध कर रहे थे, यानी कि उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। कोरोना प्रतिबंध के दौरान उन्होंने अलग अलग टुकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि ये पहले पाई जाने वाली प्रजाति है जो सबसे अलग है। डायनासोर की इस नई प्रजाति की लंबी करीब 8 मीटर है, जो लंबाई जो उसकी नाक है। वजन लगभग 900 किलो की है। जेरेमी ने नई प्रजाति का नाम ब्रिस्टोनियस सिनोडासिक नाम रखा है। उनकी शोध रिपोर्ट जर्नल ऑफ सिस्टमैटिक पैलियोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुई है। हम 2 सदियों से डायनासोर के बारे में जानते हैं। जेरिम ने कहा है कि उनके 23 या 24 दांत होते हैं। हालांकि इस नई प्रजाति के दांतों की संख्या 28 है। इसकी नाक का आकार भी काफी बड़ा है और लंबा होता है। ये छोटे अंतर की नई प्रजातियों की पिछली प्रजातियों से कई गुना अलग दिखता है और अलग करता है इस रिसर्च को। उत्साही जेरिम ने कहा कि प्रतिबंधों में इससे बेहतर कोई खोज नहीं है। ये नई प्रजाति की इस बात की ओर इशारा करती है कि दुनिया में एक बार फिर डायनासोर की प्रजातियों भी जो हमारी जानकारी से परे थे। अब इस इतिहास की घटना की बात करते, इतिहास नहीं है, विज्ञान है। विज्ञान में कई तरह से सवाल खड़ा होता है, लेकिन विज्ञान जो है अपने आप ही एक रोचक साबित करते हैं, क्योंकि डायनासोर की इस प्रजाति का मिलना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सांकेतिक का विषय बनता जाता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि डायनासोर ही नहीं, हमारे विज्ञान जो है कई गुना अब आगे जा चुके। विज्ञान ने पिछले कुछ महीने से पहले हमें एक जानकारी दी थी, जो एक नई मानव की खोज हुई थी, जो करीब हमसे 5 लाख वर्ष पहले ही उसकी खोज की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास डायनासोर समेत कई खोज अभी बाकी है, क्योंकि रिसर्च जिस तरह से हमारे विज्ञान और अध्ययन में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें और भी कुछ जानकारी सीखने को मिलेगा और नए नए खोज हमें जानकारी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो विज्ञान की बात होती है वो हमारे नज़र में वो है आकाश गंगा। जी हाँ, महाआकाश यानी कि आकाश गंगा में हर वक्त कोई ना कोई हलचल देखने को मिलती है, जहाँ किसी तरह से कई एस्ट्रॉयड यानी कि पत्थर जो धूमकेतु होते हैं वो धरती की ओर आते हैं, लेकिन कभी टकराते नहीं। नासा ने हमेशा हमको सतर्कवार्ता जारी करती है। जी हाँ, इस बार हम बात करें तो हमारे देश की सबसे बड़ी इतिहास की, सब देश की सबसे पुरानी इतिहास अगर देखा जाए तो पटना से लेकर कलिंग तक, वहाँ भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है। पटना जहाँ इतिहास का पूरा नाम मगध के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये जगह कुसुमपुर नाम से भी जाना जाता था। बाद में ये पटलिपुत्र कुसुमपुर से नाम से अब पटना हो चुका है। लेकिन कलिंग आज भी उड़ीसा यानी कि उड़ीसा में स्थित है, जो अभी उत्कल राज्य या फिर उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इतिहास में कुछ ऐसे ही घटना तो बहुत होते हैं, लेकिन विज्ञान इससे बहुत परे होता है। विज्ञान धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें कुछ और सिखाता है।